हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और उसके साथ साथ में हम लोग आंसर भी डिस्कस करते चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो अगर हम बात करें भगवान बुद्ध को, तो इनका ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बोध गया। ठीक है, बोध गया जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ पे बट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, किनको? तो भगवान बुद्ध को। सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो पूछा जा रहा है कि जो आर्य समाज है उसका स्थापना किसने किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद ने। ठीक है, स्वामी दयानंद ने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना किया था। तो आपको याद रखना है कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद ने किया था। तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो जो पंजाबी भाषा होती है, ठीक है, तो भाषा का लिपि कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुमुखी। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुरुमुखी, जो क्या है कि लिपि है पंजाबी भाषा का। ठीक है, पंजाबी भाषा का लिपि कौन सा हो गया? तो गुरुमुखी हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो कहा जा रहा है कि किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पे बृहत मंदिर का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंकोरवाट का मंदिर। ठीक है, अंकोरवाट के मंदिर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में। तो ये आपको याद रखना है कि अंकोरवाट का मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बिहू के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, बिहू क्या है? एक तरह का त्यौहार है। तो वही पूछा जा रहा है कि जो बिहू है वो किस राज्य का त्यौहार है, प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। जो बिहू है वो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार हो गया? असम का प्रसिद्ध त्यौहार हो गया, त्यौहार हो गया। ठीक है, नृत्य होगा, ये सब भी आपको याद रखना है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज़ की अगर हम बात करें तो कागज़ का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, चीन में पेपर यानी कि कागज़ का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे जो अंतिम मुगल सम्राट था जिसका नाम बहादुर शाह जफर था द्वितीय था, उसका मकबरा पूछा जा रहा है कि कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रंगून, जो कि म्यांमार में स्थित है। कहाँ पे? रंगून, जो कि म्यांमार में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? रंगून, जो कि म्यांमार में है, वहाँ पे इनका मकबरा बनाया गया। किसका? तो भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट थे, कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला क्वेश्चन दिया गया कि अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, नाम यहाँ पे दिया गया अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो ये पूछा जा रहा है कि अहमद शाह अब्दाली द्वारा, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर कितनी बार आक्रमण किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 बार। ठीक है, इसने कितने बार भारत पर आक्रमण किया था? तो 8 बार आक्रमण किया था। अगला है नादिर शाह को भारत पर आक्रमण कब किया था। जो नादिर शाह था उसने भारत पर आक्रमण कब किया था पूछा जा रहा है। तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1739 ईस्वी में। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था। तो यहाँ पे शिवाजी का नाम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इनके टाइम कितना राजस्व वसूला जाता था वो पूछा जा रहा है। तो भू राजस्व का 33%। ठीक है, भू राजस्व का 33% क्या किया जाता था? राजस्व वसूला जाता था। ठीक है, अगला है 12 नंबर, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो आगरा में एक जामा मस्जिद स्थित है जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जहां आरा बेगम ने। ठीक है, जहां आरा बेगम ने आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। करेक्ट आंसर क्या हो गया? जहां आरा बेगम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा। तो यहाँ पे सिख गुरु के बारे में पूछा जा रहा है कि किसने जब फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताइए कि ये सिख के कौन से गुरु थे। ठीक है, कितने नंबर के गुरु थे वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने नंबर के गुरु थे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा। जो गुरु नानक थे, ठीक है, गुरु नानक, उनका जो जीवन परिचय है किस सिख गुरु द्वारा लिखा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने जीवन परिचय लिखा था। किसका? गुरु नानक का। 15 नंबर क्वेश्चन है औरंगजेब के शासनकाल में
बंगाल का नवाब कौन था? तो अगर हम बात करें बंगाल के नवाब का किस दौरान, जब औरंगजेब का शासनकाल था, तो उस टाइम बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था। कौन था? मुर्शिद कुली खान था। कौन था? मुर्शिद कुली खान, जो कि औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब था। 16 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की अगर मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 12 अप्रैल 1690 में इनका मृत्यु हुआ था। कब? तो 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी का मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन दिया गया कि औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था? तो औरंगजेब के बारे में पूछा जा रहा है कि वो एक बीबी का मकबरा है, उसका निर्माण औरंगजेब द्वारा कब कराया गया था? तो 1679 ईस्वी में। ठीक है, 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, जो सामूगढ़ है उसके युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है कि कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1658 ईस्वी में। ठीक है, 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हैदर अली मैसूर के शासक कब बना था? जो हैदर अली है वो मैसूर का शासक कब बना था? तो 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ का शासक था। ठीक है, कहाँ से आया था शासन करने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान का। कहाँ का था? तो ईरान का नादिर शाह था। तो 20 क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन पे 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि माधवराव नारायण पेशवा कब बने? जो माधव राव नारायण थे वो पेशवा कब बने थे? तो 1761 ईस्वी में माधव राव नारायण को पेशवा बनाया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का नींव कब डाला? तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि खालसा पंथ का नींव कब डाला गया? तो 1699 ईस्वी में। कब? 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का नींव डाला। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो पूछा जा रहा है कि किस गुरु ने जो विद्रोही मुगल राजकुमार था, ठीक है, विद्रोही मुगल राजकुमार, उसका सहायता धन व मन से की थी? तो वो थे गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने विद्रोही मुगल राजकुमार का सहायता धन और मन दोनों से किया था। कौन? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो जो सैयद बंधु थे उनका पतन यानी कि उनका समाप्ति किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में इनका पतन हो गया था। किनके टाइम में? मोहम्मद शाह के समय में इनका पतन हो गया था। आगे दिया गया 25 नंबर क्वेश्चन, फर्रुख सियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो जो फर्रुख सियार था वो मुगल बादशाह बना, लेकिन किसके सहयोग से बना वो पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद बंधु। जो सैयद बंधु थे, सैयद ब्रदर, उनके वजह से फर्रुख सियार क्या हुआ कि मुगल का बादशाह बन गया। ठीक है, फर्रुख सियार को इन्होंने हेल्प किया था बादशाह बनने में। कौन? तो सैयद बंधु ने। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को। ठीक है, जो नादिर शाह है इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे कि नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो वो था ईरान का। ठीक है, कहाँ का था? ईरान का। वही पूछा जा रहा है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है जो कि भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह को। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो यहाँ पर राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि किस राज्य के जो भी शासक थे उन्हें नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था। तो वो थे अवध के शासक। अवध के जो भी शासक थे उन्हें नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था। 28 नंबर क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो जो आदि ग्रंथ है इसके समायोजन की बात करें तो गुरु अर्जुन देव ने इसका समायोजन किया था। किसने? गुरु अर्जुन देव ने इसका समायोजन किया था। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि मोती जो होता है वो मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। उस पदार्थ का नाम बताना है जिससे मोती बना होता है। तो वह है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे मोती मुख्य रूप से बना होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। 30 नंबर है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो अगर मानव शरीर की बात करें तो मानव की जो बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, उसमें सबसे अधिक मात्रा में अगर हम बात करें तो तत्व का बात हो रहा है तो वह ऑक्सीजन। ठीक है, O2 जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो मानव के शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो यहाँ पे ऊतक के बारे में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के जो ऊतक हैं वो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो जो एपिथीलियम ऊतक होते हैं, ठीक है, एपिथीलियम टिश्यू, वो क्या करते हैं कि शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, यानी कि हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, तो कौन से ऊतक हो गए? तो एपिथीलियम ऊतक, एपिथीलियम टिश्यू, टिश्यू को हम लोग हिंदी में ऊतक बोलते हैं। अगला है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया?
तो यहाँ पे उस वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है कि जिसने क्या किया था कि जो बर्फ के दो टुकड़े थे उसको आपस में रगड़ रगड़ के क्या किया था, पिघला दिया था। तो वो थे डेवी। कौन थे? डेवी, जिन्होंने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में खींचकर पिघला दिया था। अगला है कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन सा उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि की अगर हम बात करें तो बाघ उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? बाघ। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जो सूर्य में एक किरीट भाग होता है सूरज का, वो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। ठीक है, बस आपको ये बताना है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, बस आपको हिंट दे रहे हैं कि जो सूर्य ग्रहण है वो कब लगता है। तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा अमावस्या और ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्णिमा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा अमावस्या और ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्णिमा। आपको इसमें से बताना है कि सूर्य जो ग्रहण होता है वो कब लगता है। अगला क्वेश्चन है कि टाइपराइटर टंकन मशीन का आविष्कारक कौन थे? ठीक है, टंकन मशीन का आविष्कारक कौन थे, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे टाइपराइटर, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में टंकन मशीन भी बोलते हैं, तो उसके आविष्कारक के बारे में। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोल्स। जो सोल्स थे उन्होंने क्या किया था? टाइपराइटर यानी कि टंकन मशीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया सिरका। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है कि जो सिरका होता है ये केमिस्ट्री का वर्ड है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका जो लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसीटम। क्या बोला जाएगा? एसीटम बोला जाता है। जो सिरका होता है उसको लैटिन भाषा में एसीटम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि कपड़ों के जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कभी कभी देखते होंगे कि जो सफ़ेद कपड़ा होता है, ठीक है, उजला कलर का, उसमें कभी अगर हम ऐसे रख देते हैं उसमें तो लोहे का जंग वगैरह उसका धब्बा लग जाता है। तो उसको हटाने के लिए कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है कपड़े में से जंग के धब्बों को हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने में लाल सड़न रोग देखते होंगे कभी कभी, जब गन्ना जो ईंख होता है उसको अगर मतलब देखेंगे ना तो उसमें लाल कलर का सड़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा लाल कलर हो जाता है, कहीं कहीं पे अंदर से सड़ जाता है। तो पूछा जा रहा है कि ये एक तरह का रोग है गन्ना में, तो किसके कारण ये उत्पन्न होता है? तो होता है कवकों के द्वारा। ठीक है, जो कवक होता है उसके द्वारा इसमें जो लाल सड़न रोग होता है गन्ना में वो हो जाता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम के अगर हम वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, क्या नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका नाम हो गया किसका? तो आम का वनस्पतिक नाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जो कॉफ़ी पाउडर होता है, तो आप पूछा जा रहा है कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला जो चिकोरी चूर्ण होता है उस किस चीज़ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो कॉफ़ी पाउडर के साथ जो मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण होता है किससे प्राप्त होता है? तो वो होता है जड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ठीक है, सूर्योदय का देश की अगर हम बात करें तो जापान को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? जापान। जापान की राजधानी कहाँ पे है? तो टोक्यो में। कहाँ पे है? टोक्यो में जापान की राजधानी है। बताइए कि जापान में कौन से जगह पे परमाणु बम, ठीक है, परमाणु बम गिराया गया था? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन सी जगह पे परमाणु बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसका राजधानी ढाका है। कहाँ पे है? ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है? तो ढाका में इसका राजधानी स्थित है। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ हो गया? तो ढाका हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो जो हम लोग रिक्शा देखते हैं तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे पहले जो रिक्शा था वो किस देश में चला था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। जापान में सबसे पहले रिक्शा चला था। अगला स्टेडियम के बारे में पूछा जा रहा है कि वानखेड़े स्टेडियम जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम की बात करें तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? ठीक है, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो उसे मैसूर को कहा जाता है। ठीक है, मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? ठीक है, एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने क्या किया था कि सबसे वह पहला सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था। 47 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही
किस में विश्वास करते हैं? तो अगर जैन धर्म की बात करें चाहे बौद्ध धर्म की, तो दोनों किस चीज़ में विश्वास करते हैं? तो कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांतों में। तो इन दोनों का एक ही चीज़ है, जो मतलब दोनों किस में विश्वास करते हैं? कर्म, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें, और पुनः पूर्ण जन्म के सिद्धांत में, यानी कि जो पूर्ण जन्म होगा उसके सिद्धांत में ये क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। अगला है कि छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो जो छत्रपति शिवाजी का राज्य अभिषेक किया था पंडित, जिसका नाम गंगा भट्ट था, वो कहाँ का निवासी था? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बनारस। ये कहाँ का निवासी था? बनारस का निवासी था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के काज में अति प्रभावशील थी? तो यहाँ पे लाल कुंवर नाम की एक वेश्या के बारे में बात हो रहा है कि ये किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह के राजकाज में जो लाल कुंवर नाम की एक वेश्या थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या थी? प्रभावशील थी। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध युद्ध में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो सिख गुरु पे आरोप लगाया गया था। किस लिए आरोप लगाया गया था? तो जो खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध मतलब युद्ध में विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था, तो वो थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव पे ये क्या किया गया था? एक तरह का आरोप लगाया गया था कि उन्होंने क्या किया था? जो खुसरो थे उनको क्या किया? विद्रोह मतलब जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता किए थे। कौन? गुरु अर्जुन देव, ऐसा उनको आरोप लगाया गया था। अगला है पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य। ठीक है, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? तो यह अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी जिस पर पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई एक टीका है? तो अष्टाध्यायी पे लिखा गया है, एक तरह का टीका है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में आपने सुना होगा, तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, एक तरह का पुरस्कार है। ठीक है, जो फिल्म जगत में दिया जाता है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो अगर समुद्र के जल की बात करें तो उसमें लवण जो होता है, ठीक है, लवण यानी कि साल्ट, तो उसकी औसत मात्रा क्या होती है वो पूछा जा रहा है। तो 3.5%। क्या होता है? 3.5%। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ब्लड ग्रुप हम लोग देखते हैं होंगे, तो चलिए ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो सबसे यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर के नाम से कौन सा ब्लड ग्रुप जाना जाता है? यानी कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है यानी कि सबको ब्लड दे सकता है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर एक होता है। ठीक है, कौन होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर एक होता है, ACCEPTER। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो दोनों का नाम बताना कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है। बस हम यहाँ पे बात कर रहे थे ब्लड ग्रुप के बारे में, जिसका खोज लैंड स्टेनर ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टेनर ने। 55 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार के लिए रेडन गैस जो है वो क्या है? उपयुक्त है, प्रयुक्त है। ठीक है, कौन सा? तो रेडन गैस। तो आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।